आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 11 समता भाग 2 सीखने वाले। इसके पहले हम लोगों ने समता आंदोलन भाग 1 सीखा था, जिसमें बहुत सारी बातें जैसे किसान आंदोलन के बारे में हम लोगों ने देखा। किसान आंदोलन के लिए किन किन संस्थाओं ने काम किया, कौन कौन सी संस्थाएं बनी और उसी के साथ साथ कौन कौन से नेता ने प्रमुख रूप से अपना योगदान दिया। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था प्राध्यापक एनजी रंगा, साने गुरुजी जैसे लोगों ने बहुत ढंग से किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसी के साथ साथ फिर श्रमिक संगठन, जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई अनेक श्रमिक संगठन बने। श्रमिक संगठनों ने भी श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें जो पराधीनता के अंतर्गत हम लोग जी रहे थे, हमारे देशवासी जी रहे थे, सामंतशाही, बाद में अनेक सामाजिक विषमताएं थी, आर्थिक शोषण जैसी बातें हो रही, जिसका विरोध लोगों ने किया। स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ साथ किसान, श्रमिक, महिला, दलित इन वर्गों द्वारा अनेक आंदोलन चलाए गए। श्रमिक आंदोलन में प्रमुख रूप से इस आंदोलन का जनक नारायण मेघाजी लोखंडे को कहा जाता है। उसके बाद में जीआईपी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के खिलाफ लोगों ने भी आंदोलन किया। जीआईपी संस्था थी जो रेलवे चलाती थी उस समय भारत में, तो उसके खिलाफ भी लोगों ने आंदोलन किया। ज्यादातर श्रमिकों का आंदोलन इसलिए था कि काम के जो घंटे थे वह निर्धारित नहीं थे, समय निश्चित नहीं था। उसी के साथ साथ उनके जो मेहनताना मिलता था वह भी बहुत कम था। अनेक स्वास्थ्य सुविधाएं उनको नहीं प्राप्त हुई। उसके बाद हम लोगों ने समाजवादी आंदोलन देखा। समाजवादी आंदोलन के प्रमुख डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में, आचार्य नरेंद्र देव, ये सब उस समय युवा वर्ग था। युवा वर्ग ही कांग्रेस के अंदर जो एक युवा वर्ग था उसे लगता था कि नहीं, हमें सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन चलाना चाहिए। उसी के साथ साथ कुछ समाजवादी युवा थे जिन्हें लगता था कि नहीं, समाज में भी जो विषमता है उसे समाप्त करना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। उसके लिए भी युवा वर्ग सामने आया। आज हम लोग देखने वाले महिलाओं का आंदोलन। महिलाओं के आंदोलन में भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं को द्वितीय स्थान प्राप्त था। कई अनिष्ट प्रथाओं और रीति रिवाजों के कारण उन पर अन्याय होता था, परंतु आधुनिक समय में इसके विरुद्ध जागृति होने लगी। महिलाओं के विषय में होने वाले सुधार आंदोलन में कुछ पुरुष सुधारकों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। आज भी हम देखते हैं बहुत स्थान पर महिलाओं को द्वितीय दर्जा प्राप्त है, अर्थात वो कितना भी मेहनत करें लेकिन उसे वो जो समाज में दर्जा मिलना चाहिए वह मिलता नहीं। अनेक कुरीतियां समाज में फैली हुई है। उसी के साथ साथ कई इस तरह की कुरीतियां हैं जो महिलाओं पर अत्याचार, शोषण करती है। इसमें यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर कई महापुरुष ऐसे हैं, समाज सुधारक ऐसे हैं जिसके नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य, कई संगठन आगे आए, उनकी स्वतंत्र संस्थाएं और संगठन में स्थापित होने लगे। पंडिता रमाबाई द्वारा स्थापित आर्य महिला समाज और शारदा सदन संस्थाएं तथा रमाबाई रानडे द्वारा स्थापित सेवा सदन संस्था उसके कुछ उदाहरण हैं। कुछ संस्थाएं महिलाओं ने भी बनाई, जैसे पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज और शारदा सदन ऐसी संस्थाएं बनाई जो महिलाओं के हित के लिए कार्य करती थी। उसी तरह से रमाबाई रानडे ने भी महिलाओं के उत्थान के लिए भारत महिला परिषद, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जैसी संस्थाओं की भी स्थापना की गई। रमाबाई रानडे ने सेवा सदन नाम की संस्था बनाई। उसके बाद फिर भारत महिला परिषद 1904 ईस्वी में, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927 ईस्वी में, ऐसी संस्थाएं बनी। परिणामतः संस्थात्मक कार्य राष्ट्रीय स्तर पर जा पहुंचा। उत्तराधिकार, मतदान का अधिकार जैसी समस्याओं को लेकर इन संगठनों के माध्यम से महिलाएं संघर्ष करती रही। इसके पहले मतदान का अधिकार नहीं था, रहता भी था तो जो पुरुष वर्ग जहां पर कहता था वहां पर वोट देने के लिए महिलाएं जाती थी। उसी के साथ साथ उत्तराधिकार का भी अधिकार नहीं था, अर्थात पिता की मृत्यु के बाद लड़की को भी उसका अधिकार मिले, इस तरह की बातें उस समय नहीं थी। इन संस्थाओं ने महिलाओं को वह अधिकार दिलाने का कार्य किया।
भारत को वैद्यकीय सेवाएं प्रदान करने वाली प्रथम महिला डॉक्टर रखमाबाई जनार्दन सावे हैं। उन्होंने स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य विषयक व्याख्यान मालाएं चलाई। उन्होंने राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा प्रारंभ की। यहाँ पर हम देखते हैं पहली महिला डॉक्टर रखमाबाई सावे, जिन्होंने महिलाओं को स्वास्थ्य विषयक अनेक व्याख्यान मालाएं, अर्थात महिलाओं को भी उतने ही पोषक तत्वों की आवश्यकता है जितना पुरुषों के लिए, क्योंकि वो भी बराबरी का काम करती हैं। इसके लिए उन्हें भी उनके पोषण के लिए, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बातें थी उसे बताने का कार्य डॉक्टर रखमाबाई सावे ने किया। 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों का सहभाग बढ़ने लगा। राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांति कार्य में स्त्रियों का महत्वपूर्ण रहा। 1935 ईस्वी के कानून के पश्चात प्रांतीय मंत्रिमंडल में भी स्त्रियों का समावेश हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत को स्थान दिया गया। इन महिलाओं ने जिस तरह से अपना योगदान दिया, उसका असर ये हुआ कि स्वतंत्र जब हमारा देश हुआ उसके बाद भारतीय संविधान में भी स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों का सहभाग बढ़ने लगा। राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांति कार्य में स्त्रियों का सहभाग महत्वपूर्ण रहा। 1935 ईस्वी के कानून के पश्चात प्रांतीय मंत्रिमंडल में भी स्त्रियों का समावेश हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत को स्थान दिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि आजादी की लड़ाई में भी जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के आह्वान पर महिलाएं भी इस कार्य में, राष्ट्र कार्य में आगे बढ़ करके आई। और 1935 का जो कानून बना उसमें प्रांतीय जो इलेक्शंस होता था उसमें भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार महिलाओं को मिला। और आजादी के बाद स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत को हमारे संविधान ने मान्यता दी। अब यहाँ पर एक जानकारी दी है, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी भारत की प्रथम महिला डॉक्टर है। उनका बेटा जब 10 दिन का था तो वह चल बसा। इसी दुख में उन्होंने चिकित्सा शिक्षा की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया। आनंदीबाई जोशी, जिनका लड़का 10 वर्ष की आयु में ही चल बसा था, 10 दिन की, सिर्फ 10 दिन की, मात्र 10 दिन की आयु में ही उनका बेटा चल बसा। इसके लिए उन्हें लगा कि नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। आज अगर कोई महिला डॉक्टर होती, यहाँ पर डॉक्टर होती, तो शायद इस बच्चे की जान बच सकती थी। इसके लिए उन्होंने स्वयं डॉक्टर बनने का बीड़ा उठाया और 1886 ईस्वी में एमडी की उपाधि धारण की। और जब भारत लौटने लगी तब स्वयं वे क्षय रोग से ग्रसित हो गई, टीबी से, और 16 फरवरी 1887 ईस्वी को पुणे में उनकी मृत्यु हुई। फिर इसके बाद महिलाओं के आंदोलन के बाद हम देखते हैं दलित आंदोलन। भारत की समाज रचना विषमता पर आधारित थी। समाज में दलितों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु जैसे समाज सुधारकों ने जन जागरण किया। महात्मा फुले द्वारा दी गई सीख का अनुसरण करते हुए गोपाल बाबा वलंकर, शिवराज जानबा कांबले ने अस्पृश्यता उन्मूलन का कार्य किया। 1888 ईस्वी में गोपाल बाबा वलंकर ने विटाड़ विध्वंसन, अछूत ध्वंसन पुस्तक द्वारा अस्पृश्यता का खंडन किया। हम देखते हैं कि भारत की जो समाज की रचना थी, भारतीय समाज रचना पूरी तरह से ऊंच नीच के आधार पर, अर्थात मनुष्य मनुष्य में भेद किया जाता था। छोटे जाति के लोग, बड़े जाति के पर लोग, इस तरह से अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। छोटे जाति के लोगों को तो कई जगह पर कुएं से पानी लेने का, तालाब से पानी लेने का भी अधिकार नहीं था, पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार नहीं था। उनकी परछाई से भी लोग दूर भागते थे। तो ऐसे समय में महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु जैसे अनेक समाज सुधारकों ने जन जागरण का कार्य किया। यहाँ पर गोपाल बाबा वलंकर ने विटाड़ विध्वंसन, अर्थात अछूत ध्वंसन, अछूतों को जो प्रथा है उसको खत्म किया जाए, इसके लिए पुस्तक निकाली। उस पुस्तक का नाम था विटाड़ विध्वंसन, और उस पुस्तक में उन्होंने अस्पृश्यता का, छुआछूत के भेदभाव का खंडन किया। शिवराम जानबा कांबले ने 1 जुलाई 1908 ईस्वी को सोमवंशीय मित्र नाम की मासिक पत्रिका प्रारंभ की, जिसमें देवदासी प्रथा, फिर जोगिन प्रथा, ऐसी अनेक कुरीतियां थी समाज में, जिसे समाप्त करने का कार्य इन महापुरुषों ने किया और ऐसी समस्याओं के खिलाफ अपनी वाणी प्रदान की।
अपनी बात उन्होंने समाज के सामने रखी, उनके अधिकारों के लिए लड़ा। देवदासियों को आगे चल करके विवाह की जो प्रथा थी, विवाह करने का अधिकार देवदासियों को नहीं था, उसके लिए भी इन्होंने बहुत ही प्रयास किया। तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी ने अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु आंदोलन प्रारंभ किया। महर्षि विठल रामजी शिंदे ने दलितों की उन्नति के लिए 1906 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन नाम की संस्था स्थापित की। ये भी दलितों के उद्धारक, महिलाओं के उद्धारक माने जाते हैं महर्षि विठल रामजी शिंदे, जिन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की 1906 में स्थापना की। दलितों को आत्मसम्मान दिलाना, उन्हें शिक्षित और उद्यमी बनाना आदि उनके समाज कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा था तथा उच्च वर्णियों के मन में से दलितों के बारे में जो भ्रामक मान्यताएं हैं उन्हें दूर करना उनके कार्य का दूसरा भाग। वे जानते थे कि जब तक समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक समाज उन्नति नहीं करेगा। किंतु अगर समाज में दलितों को अगर शिक्षित भी कर दिया जाए तो जो उच्च वर्णियों के मन में भ्रामक बातें व्याप्त है दलितों के प्रति, जो नफरत है, जो दुर्भावना है, उसको दूर करना चाहिए सबसे पहले। इसके लिए भी महर्षि विठल रामजी शिंदे ने प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने मुंबई में परेल, देवनार में मराठी विद्यालय और उद्योग शाखाएं खोली। पुणे में पार्वती मंदिर में प्रवेश हेतु हुए सत्याग्रह, दलितों के लिए आयोजित किसान परिषद, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र योजना आदि विषयों में दलित वर्ग के हितों की दृष्टि से वे पूरी सक्रियता से हिस्सा लेते थे। इस तरह से विठल रामजी शिंदे ने मुंबई में भी बहुत कार्य किया, पुणे में पार्वती मंदिर में भी प्रवेश हेतु उन्होंने कार्य किया, सत्याग्रह किया, दलितों के लिए आयोजित किसान परिषद, उसके साथ साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र जहां पर सभी लोग सक्रिय रूप से भाग ले सके, दलित वर्ग को भी वोटिंग का अधिकार मिले। इस तरह से अनेक कार्य महर्षि विठल रामजी शिंदे ने किए। राजर्षि साहू महाराज ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व को समर्थन दिया। उन्हीं की अवधि में ब्राह्मणेतर आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। राजर्षि साहू महाराज जी को दलितों का मसीहा माना जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और ब्राह्मणेतर आंदोलन के लिए भी उन्होंने शुरुआत की। कोल्हापुर रियासत में आरक्षण का क्रांतिकारी घोषणा पत्र जारी किया, अर्थात दलितों के लिए जो आरक्षण की सबसे पहले व्यवस्था की गई वह राजर्षि साहू महाराज द्वारा की गई। निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानून बनाया जिससे समाज का हर वर्ग पढ़ सके। निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, जो आज भी हमारे संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा जो है वह मुफ्त है, किसी भी शासकीय विद्यालय में जाकर के बच्चे शिक्षा ले सकते हैं। उन्होंने जाति भेद उन्मूलन के लिए ठोस कार्य किया। जाति व्यवस्था में रोटी बंदी, बेटी बंदी और व्यवसाय बंदी, ये तीनों प्रतिबंध लगे हुए थे। अर्थात दलितों के यहाँ कोई रोटी बंदी का, वहां पर कोई भोजन नहीं करता था। बेटी बंदी, शादी में हिस्सा लेने का और उसी के साथ साथ व्यवसाय की भी बंदी आयोजन कर उनमें दलित लोगों के हाथों से भोजन ग्रहण किया। रोटी बंदी सार्वजनिक रूप से ठुकरा दी। साहू महाराज की धारणा थी कि जब तक बेटी बंदी का पालन समाज में किया जाता रहेगा तब तक जाति भेद समूल नष्ट नहीं होगा। उन्होंने अपनी रियासत में अंतर जातीय विवाह को विधिवत मान्यता प्रदान करने वाला कानून पारित किया। इस तरह से जो अंतर जातीय विवाह हुआ करता था, बड़ी जात के, छोटे जात के लोग, इस तरह की जो भावना लोगों में थी उसे समाप्त करने के लिए अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी। रोटी बेटी का संबंध उन्होंने उसकी शुरुआत की। 22 फरवरी 1918 ईस्वी को कोल्हापुर सरकार के गजट में घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ और रियासत में प्रचलित पर्चा पावनी पद्धति, बलूतेदार सिस्टम जो था उसको नष्ट किया। पहले ऐसा था कि जिस जाति के लोग हैं उसी जाति से संबंधित व्यवसाय को चुनेंगे, लेकिन यहाँ पर बलूतेदार पद्धति को उन्होंने, साहू महाराज ने नष्ट किया, समाप्त किया और प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र है, ऐसी अनुमति उन्होंने वहां पर प्रदान की। साहू महाराज ने व्यवसाय स्वतंत्रता प्रदान कर एक तरह से सामाजिक दासता से लोगों को मुक्ति दिलाई।
इस तरह से दलितों की मसीहा के रूप में राजर्षि साहू महाराज थे। रोटी बेटी का संबंध, उसी के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए स्वतंत्र है, सबसे बड़ी स्वतंत्रता उन्होंने दी। प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया। दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने सामाजिक समता को लेकर बहुमूल्य कार्य किया। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता की समस्या को प्राथमिकता देकर उसे कांग्रेस पार्टी के मंच पर रखा। जब वे केरवड़ा जेल में बंदी थे, तब उन्होंने सनातनी हिंदू पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया और प्रतिपादित किया कि अस्पृश्यता के लिए किसी भी शास्त्र का आधार नहीं। अर्थात महात्मा गांधी जब जेल में बंद थे केरवड़ा जेल में, तब भी उन्होंने सनातनी जो उस समय के पंडित लोग थे उनके साथ शास्त्रार्थ किया और सिद्ध किया इस बात को कि शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि मनुष्य मनुष्य में भेद हो, छोटी जात बड़ी जात इस तरह का कहीं भी वर्णन नहीं, हर कोई स्वतंत्र है। उन्होंने हरिजन सेवक संघ को प्रेरणा दी। उनसे प्रेरणा लेकर अमृतदास विठलदास ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा, आपा साहेब पटवर्धन आदि कार्यकर्ताओं ने समता स्थापित करने के कार्य में स्वयं को झोंक दिया। इस तरह से गांधी जी ने अनेक लोगों को प्रेरित किया, उनसे प्रेरणा लिया। विठलदास ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा, आपा साहेब पटवर्धन, ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं ने समाज में समता स्थापित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, स्वयं को झोंक दिया, अर्थात सब कुछ समर्पित करके समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों का संघर्ष हुआ। स्वतंत्रता, समता और बंधुता सिद्धांतों पर आधारित समाज का निर्माण करना डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का लक्ष्य था। उनका मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था समूल नष्ट नहीं हो जाती, तब तक दलितों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार का अंत नहीं होगा। समता का अधिकार दलितों का अधिकार है, उन्हें आत्मसम्मान पर आधारित आंदोलन अभिप्रेत था। इसी भूमिका को ध्यान में रखकर उन्होंने जुलाई 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने अपने अनुयायियों को पढ़ो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो का स्फूर्तिदायक संदेश दिया। दलितों के मसीहा माने जाते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। जब संविधान लिखा गया तो उसमें सबसे पहली बात लिखी गई स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इस सिद्धांत पर आधारित समाज अगर निर्मित होगा तो जो जाति व्यवस्था है वो समूल नष्ट हो सकती है। दलितों पर हो रहा जो अत्याचार है, बाबा साहेब आम्बेडकर मानते थे जब तक की जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी यह अत्याचार समाप्त नहीं होगा। इसके लिए दलितों को पूर्ण अधिकार देने के लिए उन्होंने हमेशा ही लड़ाई की, उनके आत्मसम्मान के लिए हमेशा ही अनेक आंदोलन किए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की 1924 में उन्होंने स्थापना की और अपने अनुयायियों को जो महत्वपूर्ण संदेश दिया गया था कि पढ़ो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम पर अत्याचार होते रहेगा। जब तक हम पढ़ लिख करके शिक्षित नहीं होंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, तब तक दूसरे वर्ग के लोग हम पर अत्याचार करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करो, सभी लोग संगठित हो और अपने अधिकारियों को संघर्ष करो। बाबा साहेब ने मुंबई प्रांत के विधानसभा में सार्वजनिक पनघट और जलाशय अस्पृश्यों के लिए खुले कर देने का विधेयक पारित करवा लिया। परिणाम स्वरूप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने महाड़ के चौदार तालाब पर सत्याग्रह, विषमता का समर्थन करने वाले मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति एक हर तरह से दलितों पर अत्याचार की बातें लिखी गई है, इसलिए उस ग्रंथ का दहन करने का कार्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया। जो जाति प्रथा है उसे समाप्त कर, फिर चौदार तालाब पर जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्हें तालाब से, कुएं से पानी पीने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके लिए चौदार तालाब पर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सत्याग्रह का प्रारंभ किया। दादा साहेब समाज में जागृति उत्पन्न करने और नायक बहिष्कृत भारत साहेब आम्बेडकर ने समाचार पत्र के
माध्यम से जन जागृति लाने का कार्य किया। उसमें प्रमुख समता यह समाचार पत्र उन्होंने शुरुआत की। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की। श्रमिकों के हित में कानून नहीं थे, उन कानूनों का उन्होंने विधानसभा में विरोध किया। दलितों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए 1942 ईस्वी में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। दलितों की जो समस्याएं समाधान करने के लिए कास्ट फेडरेशन की स्थापना भारत में आधारित समाज करने के कार्य में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1956 ईस्वी में नागपुर में अपने अनुयायियों के साथ मानवता और समता का समर्थन स्वीकार किया। जब उन्होंने के लोग अभी भी अनुयायी थे, उनके साथ बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। आधुनिक भारत के निर्माण में समता के लिए किए गए संघर्ष को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। धन्यवाद बच्चों। पाठ समझ में आया होगा।